Okay, now the today's chapter is very important chapter and that is vector. आज हम जो बात कर रहे हैं बच्चों, आज जिस चैप्टर की हम बात करेंगे वो चैप्टर यार वेक्टर है। इसका इंपॉर्टेंस इतना है दुनिया में बच्चों कि ये पूरी जो फिजिक्स है, पूरी फिजिक्स वो वेक्टर्स पर डिपेंड है यार। पूरी दुनिया की फिजिक्स जो है वो वेक्टर्स पर डिपेंड है बच्चों। अब आपके दिमाग में कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। वन डायमेंशन मोशन ऑलमोस्ट फिनिश है। अब आप कहोगे सर ऑलमोस्ट शब्द क्यों लगाया? ऑलमोस्ट शब्द इसलिए लगाया कि उसका एनसीईआरटी का डिस्कशन हमें करना है एक्सरसाइज का। तो मेरे दिमाग में एक विचार चल रहा है कि हम एनसीईआरटी का जो डिस्कशन है वो अलग टाइम पर रख लें, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, न्यूमेरिकल्स हम ढेर और एक ऑब्जेक्टिव देना है। तो दोनों का टाइम मैं आज बता दूंगा बैच को ख़त्म करने से पहले कि हम कब करने वाले हैं पूरी एनसीईआरटी का डिस्कशन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि अगर अपन अभी ज़बरदस्ती इसमें लग जाएंगे ना तो वो वही चलता रहेगा एक दो दिन। तो अपन चाह रहे हैं कि वेक्टर्स की दुनिया से आपका पाला पड़ जाए। अब इतना क्लियर है यार क्यों वेक्टर शुरू कर रहे हैं। अभी ये मैंने आपको समझा दिया कि इसलिए शुरू कर रहे हैं कि वो अपन अलग से कर लेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अब हम जो बात करेंगे वो आज बात करेंगे वेक्टर्स की। अब सवाल है ये जो शब्द है वेक्टर्स, अब सबके मन में चल रहा होगा ना बच्चों कि इतना इंपॉर्टेंट होता है, क्या होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। तो मैं इसको एक जगह से शुरू करता हूँ यार। दो दोस्त थे, एक गरीब था और एक अमीर था। दो दोस्त थे, एक गरीब था और एक अमीर था। तो वो गरीब वाले दोस्त जो था उसने अमीर वाले से कहा कि यार तुम एक काम करो, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं अमीर हो जाऊं। तो उसने कहा यार तू एक काम कर, तू यार वहाँ चला जा, जबलपुर चला जा, जबलपुर। और जबलपुर में एक गार्डन है, आइंस्टीन गार्डन के नाम से एक गार्डन है। वहाँ पर एक डब्लू शेप का पेड़ बना है, डब्लू शेप का पेड़ बना है। उस डब्लू शेप के पेड़ के 5 मीटर खोदना, और 5 मीटर जब तू डब्लू शेप से 5 मीटर पेड़ पर जाके खोदेगा तो तेरे को धनी धन मिल जाएगा, तेरे को बहुत सारी दौलत मिल जाएगी, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। अब क्या हुआ साहब, वो दोस्त पागल गरीब भाग गया, वो बिना आधी बात सुनते हुए। जब वो आधी बात सुनते हुए भाग गया तो जब वो वहां पहुंचा जबलपुर तो उसने गार्डन में ढूंढा। उसने कहा वो पेड़ चाहिए, मेरे दोस्त ने बताया था डब्लू वाला पेड़ चाहिए साहब, वो डब्लू वाला पेड़ मिलेगा तो मेरी ज़िंदगी जो है वो सही हो जाएगी, ऐसा उसके दोस्त ने बताया था। अब वो पूरे उसमें शहर में डब्लू वाला पेड़ ढूंढने लगा। अब वो जब ढूंढ रहा था डब्लू वाला पेड़ तो उसको डब्लू वाला पेड़ मिल भी गया एक जगह यार। उसको डब्लू वाला पेड़ एक जगह मिल गया। अब वो बड़ा खुश हो गया यार। उसने कहा यार ये बढ़िया है, दोस्त ने बताया था कि डब्लू वाला पेड़ मिलेगा और उसके 5 मीटर में खोदना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो बड़ा खुश हो गया। उसने कहा वाह वाह दोस्त। अब बताओ जरा क्या गड़बड़ हुई होगी, सोचो क्या गड़बड़ हुई होगी। उसको धन मिला? लगाओ दिमाग। उसको डब्लू वाला पेड़ मिला लेकिन उसको क्या धन मिला? सवाल है, उसको डब्लू वाला पेड़ तो मिल गया लेकिन उसको क्या धन मिला? क्या बताओ जरा जल्दी। उसको धन नहीं मिला यार। क्यों नहीं मिला धन? जरा सोचो क्यों नहीं मिला उसको धन। उसने खूब काम किया, उसको डब्लू वाला पेड़ मिल गया लेकिन उसको धन नहीं मिला। ऐसा क्या हो गया था कि उसको धन नहीं मिला? वॉट एक्चुअली हैज हैपेंड? एक्चुअल में हुआ क्या था कि उसको धन नहीं मिला? उसको डब्लू वाला पेड़ मिला, धन मिला, नहीं मिला। क्या हुआ? जब वो जबलपुर पहुंचा तो देखो यार क्या हुआ। उसको ये डब्लू वाला पेड़ मिल गया। उसने कहा मजा आ गया साहब, ये डब्लू वाला पेड़ मिल गया, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था डब्लू वाला पेड़ मिलेगा। गार्डन में पहुंच गया, डब्लू वाले पेड़ पर पहुंचा। अब उसने कहा मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, इसमें मुझे धन ढूंढना है पूरे में। अब वो इसको खोदने लगा। अब वो जरा दिमाग लगाओ, किधर खोदा? उसने कहा यहां से 5 मीटर की दूरी पर चले जाओ, धन मिलेगा। यहां से 5 मीटर खोद दिया। बात समझो, उसने यहां से 5 मीटर खोद दिया। उसने कहा अरे यार कोई धन नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसने वो जानना भूल गया कि किधर। उसने कहा इधर खोदो 5 मीटर, शायद इधर मिल जाए। इधर भी नहीं मिला यार। उसने कहा इधर खोदो यार 5 मीटर, उसको इधर भी नहीं मिला यार। उसने कहा इधर खोदो 5 मीटर यार, अभी भी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? वो बेवकूफ था। जो गरीब वाला था वो गरीब ही रहेगा, वो बेवकूफ था। वो अपने दोस्त से ये पूछना भूल गया कि इस पेड़ के 5 मीटर खोदने पर धन मिलेगा तो किधर खोदूं, इधर खोदूं। ऐसे पूरे में खोदता रहा, ना इधर धन मिला ना इधर धन मिला। बस उसको ये पता था कि 5 मीटर खोदूंगा तो मुझे धन मिलने वाला है, लेकिन उसको ये पता ही नहीं चला। उसने पूछना ही भूल गया 5 मीटर। अब वो 5 मीटर ऐसे भी तो खोद सकते थे, ऐसे वर्टिकली सोचो, ऐसे वर्टिकली भी तो खोद सकते थे। 5 मीटर ऐसे इंक्लाइन पे 30 डिग्री पे खोद सकते थे। 5 मीटर इधर जाके 30 डिग्री
पर खोज सकता था, 5 मीटर उधर जाके 30 डिग्री पर खोज सकता था, 5 मीटर ऐसे खोज सकता था, लेकिन उसको धन नहीं मिला क्योंकि उसको ये पता ही नहीं था कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मुझे खोदना है, मैं किधर से शुरू करूं। तो भैया अगर उसको डायरेक्शन पता होता तो उसको धन मिल जाता, लेकिन उसको क्या नहीं पता था, डायरेक्शन नहीं पता था, इसीलिए उसको धन नहीं मिला और इसीलिए वो गरीब का गरीब रहा। तो क्या इंपॉर्टेंट है, 5 मीटर खोदना, क्या 5 मीटर किस डायरेक्शन में खोदना, तो आंसर है 5 मीटर किस डायरेक्शन में खोदना इंपॉर्टेंट है। यानी क्या इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें डायरेक्शन आती ही नहीं थी, आज से हम जो पढ़ेंगे उसमें ये सीखेंगे कि डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन कैसी होती है, मुझे किधर खोदना है, 5 मीटर मुझे किधर जाना है। तो पूरे वेक्टर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई वो ये निकल के आई कि डायरेक्शन पता होना जरूरी है। अगर डायरेक्शन नहीं पता तो वेक्टर नाम वेक्टर बेकार है, तो सारा खेल किसका है, डायरेक्शन का है। तो हमें यहां से ये सीखना है कि कौन सी चीज किस डायरेक्शन में होती है। तो जो वेक्टर्स है वो हमें बताता है डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो ठीक है, डायरेक्शन बताता है वेक्टर्स, तो इसीलिए वेक्टर इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई, गुजरा दिमाग समझ में आ गया। तो नाउ व्हाई द वेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वेक्टर्स हमें बताता है डायरेक्शन। तो शुरुआती बात आपको समझ में आ गई साहब कि वेक्टर्स क्या होते हैं। वेक्टर्स वो होते हैं जो हमें डायरेक्शन के बारे में बताते हैं, वेक्टर्स वो होते हैं जिसके बिना फिजिक्स बेकार होती है, वेक्टर्स वो होते हैं। तो अपन को आज ये सब चीज़ें समझ के चलनी पड़ेंगी यार, क्योंकि आज अपन को ये समझना है कि आखिर वेक्टर नाम की जो चीज़ है वो क्या है, वेक्टर्स को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर्स होते क्या है। तो पहली हेडिंग डाल दो, there are two types of quantities, लिखो there are two types of quantities, one is scalar and another is vector। लिखें फटाफट, there are two types of quantities, पहला होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर। तो दो तरह की क्वांटिटीज दुनिया में होती हैं, पहली क्वांटिटी होती है स्केलर और दूसरी क्वांटिटी होती है वेक्टर। तो आज से कोई पूछे कितने तरह की क्वांटिटी है पूरी दुनिया में, दो तरह की क्वांटिटी है दुनिया में। कौन कौन सी दो तरह की क्वांटिटी है, पहला है स्केलर और दूसरा क्या है, वेक्टर। देखो स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड। समझो, स्केलर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज विच आर हैविंग only magnitude and it has nothing to do with direction, and it has nothing to do with direction, और उसको डायरेक्शन से कुछ भी नहीं करना। it has nothing to do with direction, एनर्जी। ये सब स्केलर क्वांटिटीज हैं, स्पीड है, वर्क है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, ये सब की सब जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लो तुमने कोई काम किया, जैसे मान लीजिए आरू खंडेलवाल ने हमारा आज 50 जूल्स काम किया, आरू ने आज 50 जूल्स काम किया। तो जब आरू ने 50 जूल्स काम किया तो आरू से कोई ये पूछेगा कि तूने ईस्ट डायरेक्शन में किया, तूने वेस्ट डायरेक्शन में किया, नॉर्थ ईस्ट में किया, ऊपर की वर्टिकल किया, नीचे किया, बस ये पता है कि आरू ने 50 जूल्स काम किया। हम कभी ये बोलते हैं क्या, जब हम बात करते हैं हमने इतना काम किया, तो ऐसा कोई बोलता है क्या, मैंने आज 5 किताबें पढ़ी नॉर्थ डायरेक्शन में। किताब पढ़ना तो वर्क होता है। कभी हम ऐसा बोलते हैं क्या, मैंने आज बहुत सारा काम किया, मैंने आज पत्थर उठाए वेस्ट डायरेक्शन में। ऐसा नहीं बोलते ना यार, मेरी बातें समझ में आ रही है। तो जो वेक्टर्स उसमें डायरेक्शन नहीं बोलते क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे मैं कहूं कि मैं आज दौड़ा, मैंने बहुत सारा काम किया, मैं थक गया, कभी बोलते कि किधर थका दूं, बस सिंपल वर्क करते हैं यार। तो ये सब कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर। जैसे आप गाड़ी में पेट्रोल डलाने गए, अब गाड़ी में आपने कहा कि भाई 4 लीटर पेट्रोल डाल दे, गाड़ी वाले को बोला, पेट्रोल पंप वाले को, उसमें 4 लीटर पेट्रोल डाल दे। कभी कोई ऐसा बोलता है क्या, यार 4 लीटर पेट्रोल डाल दे नॉर्थ डायरेक्शन में, अरे यार गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल डाल दे नॉर्थ ईस्ट में, अरे यार गाड़ी में 4 लीटर पेट्रोल डाल दे 30 डिग्री एंगल पर, अरे यार आरू बोलेगी 4 लीटर पेट्रोल डाल दे नॉर्थ वेस्ट में, स्नेहा शर्मा बोलेगी मैं तो ईस्ट साउथ में डलवाऊंगी। अभी ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते यार,
क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल डल रहा है, जो मास आ रहा है, वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। जैसे मान लो आपसे कोई बोले कि आपका वेट कितना है, तो आप कोई बोलता है मेरा वेट 50 किलो है, कोई बोलेगा मेरा वेट 40 किलो है। जानवी से पूछा तेरा वेट कितना, वो कहेगी मेरा 55 किलो है। कभी कोई ऐसा बोलेगा जानवी मेरा वेट 55 किलो है नॉर्थ साउथ में, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में चला जाऊंगा तो 40 किलो हो जाएगा, और अगर मैं साउथ ईस्ट में चला गया तो 30 किलो ही रह जाएगा, और अगर मैं गलती से ईस्ट में चला गया तो मेरा वेट, मेरा जो मास है वो 80 किलो हो जाएगा। नहीं बोलते ना यार। तो मास कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर क्वांटिटी हुई। तो ये जो सारी क्वांटिटीज हैं, ये स्पीड है, वर्क है, डिस्टेंस है, एनर्जी है, ये सारी की सारी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं, इनमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता। इसमें डायरेक्शन से हमें कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये लिख लो एग्जाम्पल फटाफट, स्पीड, वर्क, डिस्टेंस, एनर्जी। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं वो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। देखो अब हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पर। लिखिए वेक्टर क्वांटिटीज। लिखिए दोज क्वांटिटीज, लिखिए दोज क्वांटिटीज which have magnitude as well as direction. Those quantities which has magnitude as well as direction are known as vector quantities. Those quantities which are having magnitude and direction are known as vector quantities. बोर्ड पर देखो, those quantities which are having magnitude as well as direction are known as vector quantities. अब देखो यार, ये एक ब्लॉक है। अब मैं ब्लॉक में ऐसे फोर्स लगाया तो इस बॉडी पर अलग फोर्स लगेगा। मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा तो फोर्स ये बॉडी ऊपर जाएगी। मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो इधर जाएगी। मैं फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो बॉडी इधर जाएगी। मैं फोर्स इसमें ऐसे लगाऊंगा तो बॉडी नीचे जाएगी। मैं इसमें फोर्स ऐसे लगाऊंगा तो बॉडी इधर जाएगी। तो नाउ दिस व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू मूवमेंट ऑफ द बॉडी? आंसर है डायरेक्शन। क्या इंपॉर्टेंट है? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें मैं फोर्स इधर लगाऊंगा तो बॉडी नीचे जाएगी। फोर्स में अगर ऊपर लगाऊंगा तो बॉडी ऊपर जाएगी। फोर्स में अगर राइट में लगाऊंगा तो बॉडी राइट में जाएगी। फोर्स अगर मैं लेफ्ट में लगाऊंगा तो लेफ्ट में जाएगी। फोर्स अगर मैं नॉर्थ ईस्ट में, इसको नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में लगाऊंगा तो बॉडी इधर जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाऊंगा यार, उस डायरेक्शन में बॉडी जाने वाली है। तो ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है, साथ में डायरेक्शन होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं, कौन सी क्वांटिटीज बच्चों? वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, एक्सलेरेशन, मोमेंटम। तो ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं, ये सारी की सारी जो क्वांटिटीज हैं, ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर क्वांटिटीज हैं। ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? वेक्टर। जैसे एक व्यक्ति, मान लो एक लड़का है ए, वो ऐसे चला, ऐसे। अब ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। अब मैं कहूं डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मान लो यहां पर पहुंच गया, ये फाइनल पॉइंट है बी, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? ए से स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी बी तक, ए से स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी बी का। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में। ये थोड़ी ना मैं कहीं भी चला जाऊंगा, मुझे ए से लेके बी तक क्या करना पड़ेगा? एक स्ट्रेट लाइन खींचनी पड़ेगी, उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी ना मैं कहीं भी चला जाऊंगा यार। तो फिर ये कौन सी क्वांटिटी हुई? वेक्टर, क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा हूं। मेरी बात समझ आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक पत्थर पड़ा है जमीन पर, मुझे ऊपर उठाना है। मुझे उस पत्थर में 50 न्यूटन का फोर्स लगाना है। एक पत्थर जमीन पर पड़ा है, पलक को पत्थर उठाना है, पलक ऊपर पत्थर उठा रही है। अब ऋषभ भी आ गया उसकी मदद करने। पलक ने फोर्स लगाया ऊपर की डायरेक्शन में, ऋषभ कहता नहीं नीचे लगाऊंगा। तो क्या अगर वो ऋषभ फोर्स नीचे लगा देगा तो पत्थर उठ जाएगा क्या?
नहीं उठेगा। पत्थर तभी उठेगा जब राइट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और कहां उठाना, ऊपर उठाना है तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की, पत्थर के फोर्स कहां लगाना पड़ेगा, ऊपर लगाना पड़ेगा, तब हमें वो पत्थर नीचे से उठेगा। तो अब मान लीजिए कोई आया, उसने पत्थर फोर्स ऐसे लगा दिया, ऐसे, अब वो पत्थर उठेगा क्या सरकेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे लगा दिया फोर्स तो नहीं जाएगा यार। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उस पत्थर को उठाना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो पत्थर उठेगा, नहीं तो वो पत्थर नहीं उठेगा। तो यहां पर फिर क्या इंपॉर्टेंट हुआ, डायरेक्शन। समझ आया। अब मुझे आप बताओ, इतनी चीजें समझ में आ गई क्या? इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ, सभी बच्चों को जाना है और लिखो यस, जिससे मैं आगे की बात करूं। जल्दी फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ और लिखो यस, अगर इतनी बात समझ में आ गई तो। जल्दी फटाफट। अभी 2 ग्रुप से आंसर ही नहीं आ रहे हैं। शिखर तिवारी बेटा यहां से सब सही है, आप दोबारा ओपन करो। तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई। ओके बच्चों, अंशुमन बेटा तुम आ रहे हो क्लास में? अभी विशेषता पूछ रही है कि सर वर्क स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। विशेषता बेटा ये फॉर्मूले से कुछ नहीं होता। अभी आप पढ़ोगे 2-4 लेक्चर बाद कि कुछ चीजें जो होती है वो वेक्टर दिखती हैं लेकिन होती स्केलर है। तो ये सब आप इससे मत सोचो, ऐसे मत सोचा करो, ऐसे मत सोचा करो कि कोई 2 चीजों को वेक्टर का मल्टीप्लाई है तो वेक्टर होगा, ऐसा नहीं होता। ये सब समझ में आएगा। अभी तो आप बस पहला दिन है वेक्टर का, अभी तो जितना बता रहा हूं उतना सीख लो, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं साहब। अब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड। बच्चों वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, वेक्टर को लिखते कैसे हैं? तो वेक्टर को जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है बच्चों, वो ये तरीका है यार। देखो, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं और लाइन के आगे एरो लगा देते हैं। तो ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जिस पॉइंट से वेक्टर स्टार्ट होता है वो टेल होती है और यहां तक वो जाता है वो हेड होता है। कहने का मतलब ये हुआ, जितनी बड़ी लेंथ होगी मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। एरो शो करता है डायरेक्शन, एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। ये जो एरो है, ये जो एरो आपको दिख रहा है, ये डायरेक्शन शो करता है। एरो क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। जैसे मान लो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया ए, मान लो ये लेंथ 1 मीटर है और ये दूसरा वेक्टर हो गया मान लो बी, तो इसकी लेंथ अब ज़्यादा हो गई तो ये 2 मीटर हो जाएगा। कोई तीसरा वेक्टर आ गया और ज़्यादा हो जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, एक लाइन खींच दी और एरो बना दिया। ये लाइन का जो लेंथ होगी, लेंथ यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी, ये जो लेंथ है ये क्या बताती है, ये मैग्नीट्यूड बताएगा। और जो एरो होगा, एरो, ये जो एरो है ये क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी। लिखना शुरू करें, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। लेकिन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन vector is represented by a straight line with arrowhead on it. Arrow होता है, with arrowhead on it. The vector is represented by a straight line with arrowhead on it. Full stop. The length of the line, जो length होती है लाइन की, the length of the line gives us the magnitude. The length of the line gives us the magnitude. जो length है लाइन की वो magnitude बताती है. The length of the line gives us the magnitude. And
and length of the line gives us the magnitude and arrowhead, जो arrowhead है, and arrowhead gives us the direction, and arrowhead gives us the direction. तो जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड देती है और जो एरो हेड है वो डायरेक्शन देता है. फुल स्टॉप. एरो हेड गिव्स अस दी डायरेक्शन. पैराग्राफ चेंज करना. लेकिन द स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड टेल. TAIL. स्टार्टिंग पॉइंट को टेल कहते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड टेल. TAIL. स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? टेल. टेल. And the ending point is known as head. एंडिंग पॉइंट को हेड कहते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट को टेल कहते हैं. एंडिंग पॉइंट को हेड कहते हैं. तो ये बातें समझ में आनी चाहिए. स्टार्टिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं. एंडिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? हेड कहते हैं. ये फिगर वगैरह बना लो जल्दी से, फास्ट. तो जल्दी से फिगर बना लो और आगे बढ़ो. अब आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी. आप मेरी बातों को सीख पा रहे होंगे. कर लीजिए जल्दी से, फास्ट. चलो. टाइप्स ऑफ वेक्टर. वेक्टर के टाइप्स पढ़ लें. देखो हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ वेक्टर. टाइप्स ऑफ वेक्टर. कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं? लिखो टू टाइप्स. टाइप्स ऑफ वेक्टर. तो लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर. टू टाइप्स होते हैं. पहला होता है पोलर वेक्टर. पोलर. और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर. एक्सियल. ये दो तरह के वेक्टर्स होते हैं. लिखो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. पहला होता है पोलर वेक्टर और दूसरा होता है एक्सियल वेक्टर. तो आज से कोई पूछे कितने तरह के वेक्टर होते हैं, तो आंसर बोलोगे दो तरह के वेक्टर होते हैं. पहला कौन सा? पोलर वेक्टर और दूसरा एक्सियल वेक्टर. बात समझ गए? पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर. अब बोर्ड पर देखना, पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर का मतलब क्या है. मान लो ये स्टोन है और ये धरती पर रखा हुआ है. अब मुझे इसको इधर शिफ्ट करना है. इधर शिफ्ट करना है इसको. तो मुझे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा? लगाओ दिमाग. अपने मन से सोचो, फिर सोचना सही था क्या नहीं. इधर इधर शिफ्ट करना है तो मुझे फोर्स क्या करना पड़ेगा? ऐसे लगाना पड़ेगा. तो ये जो मैंने फोर्स लगाया इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी था और एंडिंग पॉइंट भी था. ये जो मैंने फोर्स लगाया इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था कि ये फोर्स किधर लगेगा. तो ये जो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एप्लीकेशन पॉइंट होता है, किधर लगाना, किस डायरेक्शन में लगाना है, कैसे जाना है साहब, मैं ऐसे जाऊं वैसे जाऊं, तो उसको कहा जाता है कौन सा वेक्टर? एक्सियल वेक्टर. जैसे एक बॉल है, फुटबॉल में आपको फोर्स लगाना है और किक करना है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है कि फुटबॉल की किस जगह पर फुटबॉल के ऊपर फोर्स लगाएंगे और जिससे बॉल आगे जाएगी. तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कौन से वेक्टर्स? पोलर वेक्टर्स. कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं? पोलर वेक्टर्स कहलाते हैं. जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट होगा. जैसे डिस्प्लेसमेंट है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है. वेलोसिटी है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है. फोर्स है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है. मोमेंटम है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट होता है. तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं कौन से वेक्टर्स? पोलर वेक्टर्स. तो लिखो पोलर वेक्टर्स. पोलर वेक्टर्स आर दोस वेक्टर्स. लिखना इंपॉर्टेंट है, नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं. देखो जो चीजें हाथ से लिखोगे, मैं बार बार कहता हूं, जो नोट्स अपने हाथ के लिखे होंगे वही जीवन भर काम आते हैं. मैं आपको बता देता हूं कि जब मैं क्लास 11th में और 12th में था, बहुत साल हो गए अब, उसके नोट्स आज भी मैं कभी कभार देख लेता हूं पढ़ाने से पहले. यार उस जमाने के नोट्स मैंने उस पर तरीके से बाइंडिंग करके, कई पेज फट रहे थे तो उनको टेप लगा के सबको संभाल के रखा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि दुनिया की सबसे अच्छे नोट्स, सबसे अच्छी किताब मेरे लिए वही है जो मैंने पढ़ा था. तो आप जितना लिखोगे ना उससे अच्छा कुछ नहीं होता. बाकी तो सब मॉडर्न जमाना है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटेड आपको खूब मिलेंगे, हम भी आपको खूब देंगे, हम PDF फाइल खूब भेजेंगे, पड़ोसी दे देगा, नेट पर मिल जाएगा. वो सब मेरे हिसाब से कचड़ा है यार, बहुत माल है. लेकिन कौन सा काम का है?
जो हम अपने हाथ से लिखें? कौन सा न्यूमेरिकल हमसे एग्जाम में बनेगा जो हमने अपने हाथ से किया होगा? किताबों में तो बहुत है, क्या करेंगे उसका, समझे? तो ये सब बातें सीखो। तो लिखो, लिखना जरूरी होता है। लिखो पोलर वेक्टर्स। पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which are having starting point. Polar vectors are those vectors which are having starting point or point of application. Polar vectors are those vectors which are having starting point or point of तो पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका स्टार्टिंग पॉइंट होता है और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, velocity, force, displacement, velocity, force, momentum, ये सारे जो वेक्टर्स होते हैं, ये जो सारे वेक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे वेक्टर्स जो है ये पोलर वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब लिखो एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स लिखें। बेटा 1 मिनट में आ रहा हूं। आपको होश ही नहीं है। लिखिए एक्सियल वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स which represents the rotational effect, those vectors which represents the rotational effect, those vectors which represents the rotational effect, those vectors which represents the rotational effect and acts along the axis of rotation, and acts along the axis of rotation, घूमने वाला। तो those vectors which represents the rotational effect and acts along the axis of rotation are known as axial vector, are known as axial vectors। तो ऐसे वेक्टर जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है, ऐसे वेक्टर जिसमें रोटेशनल इफेक्ट होता है उनको हम लोग कहते हैं एक्सियल वेक्टर्स। बोर्ड पर ध्यान देना जरा, एक्सियल वेक्टर्स को समझना, देखना जरा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ध्यान से जब बोर्ड पर देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई देने वाला है। ध्यान से देखो जरा एक्सियल वेक्टर क्या होते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये एक पहिया है, डिस्क है। अब आप देखो ये जो डिस्क है ये घूम रही है। आप अगर ढंग से देखोगे तो जो डिस्क है ये घूम रही है। जस्ट चेक इट, द डिस्क इज रोटेटिंग। तो ये डिस्क जो घूम रही है
ध्यान से देखना, ये जो डिस्क घूम रही है, ये ऐसे एरो लग रहा है, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस के अलोंग डिस्क घूम रही है और ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब बगल वाली डिस्क देखो, उसमें ये ऐसे ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक चलती है। तो ये जो वेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सर्कल में क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, तो जो घूमने वाले इफेक्ट्स होते हैं, टॉर्क, टॉर्क में घूमते हैं, टॉर्क अब हम पढ़ेंगे, जो उसमें हमारे कोर्स में रोटेटरी मोशन है वह हम पढ़ेंगे। तो जब कोई घूमने वाले इफेक्ट में जो वेक्टर लगेगा वो वेक्टर लगता है, कौन सा वेक्टर लगता है, वो वेक्टर लगता है ये वाले वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स कहलाते हैं, एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। एग्जांपल लिख लो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, टॉर्क, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, तो टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं, दोबारा सुन लो, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर मोमेंटम, एसेट्रा आर एक्सियल वेक्टर्स, एसेट्रा आर एक्सियल वेक्टर्स, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। Axial vectors have its direction, axial vectors have its direction, axial vectors have its direction along the axis of rotation, axial vectors have its direction axial vectors have its direction along the axial vectors have its direction along the axis of rotation, along the axis of rotation, axial vectors have its direction along the axis of rotation depending on clockwise direction or anti-clockwise direction, depending on clockwise direction or anti-clockwise direction, depending on clockwise direction or anti-clockwise direction। वो डिपेंड करता है कि वो डायरेक्शन क्लॉकवाइज है क्या एंटी क्लॉकवाइज है। एक बार कुछ बच्चे चाहते हैं, बोर्ड पर सुन लो, अभी 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 खत्म नहीं हुआ, कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स जरा दोबारा समझा दें। तो देखो यार, पहले तो ये दो वेक्टर्स नाम रख याद रखो, एक तो ये एक्सियल आपको दिख ही रहा है, दूसरा मैं बता देता हूं पोलर, यहीं पर पोलर वेक्टर, जिन लोगों को बात समझ नहीं आ रही, पोलर ऐसे वेक्टर्स बच्चों जिनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, मुझे किस पॉइंट पर किस डायरेक्शन में, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पता है, मुझे पता है किस डायरेक्शन में जाना है, उसको कहते हैं कौन से वेक्टर्स, एक्सियल वेक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी बात समझो, जैसे मान लीजिए एक बॉडी यहां से चली, ऐसे 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 पहुंची यहां, अब ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी एंडिंग पॉइंट है। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो मुझे ये पता है कि मुझे इसके यहां से लाइन खींचनी पड़ेगी और इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। तो यहां मेरी डायरेक्शन फिक्स है, या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स है कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, एप्लीकेशन फिक्स है। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, पोलर वेक्टर हो गया, क्योंकि मुझे एप्लीकेशन पता है। जैसे मान लो ये एक स्टोन है, ये एक स्टोन है, और मुझे इस स्टोन को इधर इधर उठा के रखना है, यहां ले जाना है यहां, तो मुझे मालूम है मुझे फोर्स ऐसे लगाना पड़ेगा। भाई अगर मुझे स्टोन को ऐसे ले जाना है तो मुझे मालूम है फोर्स, तो फोर्स का डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन पता है। तो ये कौन सा वेक्टर हो गया, पोलर वेक्टर। अब जो दूसरे वेक्टर्स होते हैं, जैसे दरवाजा खुल रहा है, एप्लीकेशन सुनना, ध्यान से सुनना, दरवाजा खुल रहा है, अपने घर का दरवाजे पर देखो खुल रहा है, तो वो जो यहां पर वो दरवाजे के हिंजेस लगे होते हैं, हिंजेस, तो फोर्स जो है वो उसके ऐसे जाता है, ऐसे, मतलब उसके अंदर एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होती है, जैसे एक्सिस है इसके अलोंग तो घूम रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा हो गया। तो ये जो वेक्टर्स होते हैं बच्चों, वो पोलर वेक्टर्स एक्सियल वेक्टर्स कहलाते हैं। तो एक्सियल वेक्टर्स वो हैं जिनके अंदर सेंस ऑफ रोटेशन होता है, घूमने की टेंडेंसी होती है, उनको एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया होगा, जल्दी से नोट डाउन कर लो, और एग्जाम्पल मैंने बताई दिए, जल्दी से फास्ट।
स्नेहा पूछ रही है सर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये होता है कि बॉडी के किस पॉइंट पर फोर्स लगाना है, बॉडी के किस पॉइंट पर हमें फोर्स लगाना है, दैट इज नोन एज पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। करो जल्दी, फटाफट। समझो, चलिए ये फिगर बना लिए। यस बेटा, ये फिगर बनाने और काय के लिए दिए, और मैं काय के लिए वेट कर रहा हूं, मैं इसीलिए तो वेट कर रहा हूं कि आप लोग फिगर बना लो। भाई मैं जो वेट कर रहा हूं आपका, वो केवल इसीलिए वेट कर रहा हूं कि आप लोग इस फिगर को बना लो, तब मैं आगे बढ़ूं। जल्दी, चलो यार। अब एक तीसरी क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। ध्यान से सुनना, टेंसर नया शब्द है, मन में ही टेंशन आ जाती कई बार लोगों की, उन्होंने कहा ये टेंसर का होता है, टेंसर। तो तीसरी क्वांटिटी होती है जिसको मैं बोलता हूं टेंसर क्वांटिटी साहब। अब ये टेंसर क्वांटिटी नाम की चीज क्या है, ये हमें समझना है। व्हाट इज दिस टेंसर क्वांटिटी? कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यू अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होती है, इधर गए तो इतनी होती। तो टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो इनमें डायरेक्शन तो होती है पर हर डायरेक्शन में वैल्यूज अलग अलग होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम टेंसर क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आपके कोर्स में एक बहुत बढ़िया टेंसर क्वांटिटी है, बहुत बड़ा चैप्टर है रोटेटरी मोशन, वहां पर एक क्वांटिटी होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपने डायमेंशनल में इसका नाम सुना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस क्वांटिटी को हम लोग टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। तो लिख लो, टेंसर क्वांटिटीज आर दोज वेक्टर क्वांटिटीज। इसको तो बस, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसका तो एक एग्जाम नाम ही बस सुनना है। टेंसर क्वांटिटीज आर दोज वेक्टर क्वांटिटीज which are having different values in different directions. Which are having different values in different directions. Tensor quantities are those quantities which are having different values in different direction. तो टेंसर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच आर हैविंग डिफरेंट वैल्यूज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। समझ गए? तो टेंसर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी डिफरेंट वैल्यूज होती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, वो क्वांटिटीज कहलाती है टेंसर क्वांटिटीज। एग्जांपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
तो जो अब एग्जाम्पल है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो कौन सा एग्जाम्पल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इतनी बातें समझ में आ गई। तो टेंसर क्वांटिटीज क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, ये बातें सब दिमाग में घुस गई। कर पाओगे इतना? आगे बढ़ जाए। चलो, है डालो डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। जल्दी से, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो अब हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ध्यान से देखेंगे क्या दोनों में डिफरेंस होता है। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चलो यार, अब पहला डिफरेंस ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर, मैं आपको सामने दिखा रहा हूं। पहला डिफरेंस समझेंगे यार। ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, ये जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, आप यहां से देखो, इस शब्द पर मैं ग्रीन लाइट डाल रहा हूं, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है और इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो पहले समझ लो यार, फिर अपन लिख लेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटीज वो होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। स्केलर क्वांटिटीज चेंजेस विद द चेंज इन मैग्नीट्यूड ओनली। जैसे 5 किलो चावल लाए, 10 किलो चावल लाए, तो 5 किलो में अलग आएगा, 10 किलो में अलग आएगा, 6 किलो में अलग आएगा। वेक्टर क्वांटिटीज दोनों से चेंज हो जाती हैं, मैग्नीट्यूड से भी चेंज होती हैं और डायरेक्शन से भी चेंज होती हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर 5 है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ है, दूसरा वेक्टर भी 5 है और उसकी डायरेक्शन साउथ है, तीसरा वेक्टर भी 5 है और उसकी डायरेक्शन ईस्ट है। पहले सुन लो, चौथा वेक्टर भी 5 है और उसकी डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट है। तो सारे वेक्टर अलग अलग माने जाएंगे। तो स्केलर क्वांटिटी केवल किससे चेंज होती है? मैग्नीट्यूड से चेंज होती है। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड से भी चेंज होती है और डायरेक्शन से भी चेंज होती है। अब स्केलर क्वांटिटीज को सीधे सीधे ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे 5 + 3 8, सभी जानते हैं। 5 - 3 2। वेक्टर में जरूरी नहीं है कि 5 + 3 8 हो, उसके लिए रूल्स होते हैं, हम पढ़ेंगे रूल्स एक आध टर्न में, अगले टर्न पर पढ़ेंगे हम कि जरूरी नहीं है कि 5 + 3 8 ही हो, या जरूरी नहीं है कि 5 - 3 2 हो। तो वेक्टर सिंपल ऐड नहीं हो सकते, उनके लिए रूल्स होते हैं, उसको कहते हैं लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉज होते हैं वेक्टर एडिशन के, उनके रूल्स होते हैं, तो उनको हम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। और जो चौथा दिख रहा है, चौथा ध्यान से सुनना, जो चौथा आपको दिख रहा है, जो आपको चौथा दिखेगा, रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डिनरी लेटर्स। इनको अपन ऑर्डिनरी लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको बोल्ड लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर एरो होता है। उसके ऊपर क्या होता है? एरो। जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, मान लो एक वेक्टर है ए, तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा ए, उसके ऊपर एरो लगा दूंगा, और स्केलर को मैं सिंपल ए लिख दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं ए के ऊपर एरो लगाऊंगा, किसी दूसरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो बी के ऊपर एरो लगाऊंगा और ये सिंपल बी लिख दूंगा। तो इस तरह से, तो फटाफट ये चारों आप लिख लीजिए जल्दी से, फटाफट, फास्ट, जल्दी नोट डाउन कर लो, फास्ट।
चलो यार, तो मुझे लग रहा है इतना आप लोगों ने कर लिया होगा। आप लोगों को इतनी बात समझ में आ गई क्या डिफरेंसेस हैं? आगे बढ़ जाएं। डन बेटा, प्रियंका अलवा कह रही है हो गया। विशेषता डिफरेंस में सेकंड पॉइंट समझ नहीं आया। विशेषता बेका क्या नहीं समझ में आया? स्केलर क्वांटिटीज में चेंज हो जाती है मैग्नीट्यूड। जैसे मान लो तेरे पास 5 किलो चावल हैं, 7 किलो चावल हैं, 10 किलो चावल हैं, तो अलग अलग होंगे ना। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड से भी चेंज होती हैं और डायरेक्शन से भी चेंज हो जाती है। मान लो एक वेक्टर का 5 है, दूसरा भी 5 है, लेकिन पहला नॉर्थ डायरेक्शन में है, दूसरा साउथ डायरेक्शन में विशेषता, तो दोनों वेक्टर्स अलग अलग होंगे ना यार। इस तरह से हो जाएगा। कशिश कह रही है 1 मिनट में नोट कर रही है, कर लो, ठीक है, करो करो करो, जिनका रह गया कर लो जल्दी से। और मान लो आपका कुछ रह भी जाता है ना, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है कि वीडियो बाद में भी देख सकते हैं, वीडियो वहीं रहता है और वहां से कॉपी कर सकते हैं। चलो चलो यार, तो अब आपको ये स्केलर और वेक्टर्स में डिफरेंस समझ में आ गया। चेक कर लो, ये स्केलर और वेक्टर के डिफरेंस क्लियर हो गए हैं। कर पाओगे ये स्केलर और वेक्टर के डिफरेंस? आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, सम डेफिनेशन इन वेक्टर्स। कुछ डेफिनेशंस होती हैं वेक्टर्स की जो हमें समझ में आनी चाहिए। सम डेफिनेशंस इन वेक्टर्स। अब पहले वो डेफिनेशन समझा रहा हूं, पहले मैं आपको क्या कर रहा हूं, डेफिनेशन समझा रहा हूं। तो पहले मैं आपको डेफिनेशन नोट करा रहा हूं, कौन कौन सी 4 डेफिनेशन हम पहले समझने वाले हैं, और एक बार जब वो चारों समझ में आ जाएंगी तो हम देख देख के लिख लेंगे। तो पहले हम समझ रहे हैं, पहले हम डेफिनेशंस को क्लियर कर रहे हैं और फिर हम उसको लिखना शुरू करेंगे। पहली डेफिनेशन होती है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, सुन लो। दूसरी डेफिनेशन होती है नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ठीक है। तीसरी डेफिनेशन होती है मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर, पहले सुनते चलना, मॉडुलस ऑफ वेक्टर। चौथी डेफिनेशन होती है को इनिशियल वेक्टर। हेडिंग डाल दो, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। और पांचवी डेफिनेशन होती है को टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल वेक्टर्स। अब हमें पहले 5 डेफिनेशन क्लियर करनी है। तो पहली डेफिनेशन क्या है? इक्वल वेक्टर्स। दूसरी डेफिनेशन क्या है? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। तीसरी डेफिनेशन क्या है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर। चौथी डेफिनेशन क्या है? को इनिशियल वेक्टर। पहले तो नाम याद रखो। पांचवी डेफिनेशन क्या है? को टर्मिनल वेक्टर्स। तो 5 वेक्टर्स की डेफिनेशन हो गई। पहली इक्वल वेक्टर्स, दूसरा नेगेटिव वेक्टर, तीसरा मॉडुलस वेक्टर, और चौथा, नोट कर लो पहले, को इनिशियल वेक्टर और को टर्मिनल। 5 हेडिंग डाल दो। फिर मैं पांचों को समझाने की कोशिश करूंगा कि पांचों क्या है। अगर आपने हेडिंग डाल दी, पहले हेडिंग डाल दो, फिर मैं एक एक हेडिंग पर चर्चा करूंगा। इक्वल वेक्टर्स क्या हैं, नेगेटिव वेक्टर्स क्या हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या है, को इनिशियल वेक्टर्स क्या हैं, को टर्मिनल वेक्टर्स क्या हैं, इनकी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो मेरा मानना है कि आपने पांचों हेडिंग डालनी होंगी। अब एक एक हेडिंग पर चर्चा होगी। एक एक मिनट में एक एक हेडिंग पढ़ रहे हैं। तो पहली हेडिंग थी इक्वल वेक्टर्स। पहली हेडिंग कौन सी थी? इक्वल वेक्टर्स की हेडिंग थी। समझने की कोशिश करेगा व्हाट आई एम टॉकिंग ऑफ दीज वेक्टर्स। हमें बात करनी है, इक्वल वेक्टर्स की बात करनी है, इक्वल वेक्टर्स की बातों को समझना है। तो अब हम बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर्स की। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अपन इस वाले फिगर को जरा देखें, यहां से आपको बात समझ में आ रही होगी। एक ब्लू कलर की लाइन आपको दिख रही है और एक ब्लैक कलर की लाइन आपको दिख रही है। बोर्ड पर देखो, जस्ट चेक दिस लाइन। आपको एक ये ब्लू कलर की ए वेक्टर दिख रहा होगा। मैंने ए पर लाइट मारी है, जरा ए वेक्टर देखो। मैंने ए पर लाइट डाली है और अब बी वेक्टर देखो। मुझे ए और बी दोनों वेक्टर को देखकर जरा ये बताओ, ए और बी कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है। अच्छा, मैग्नीट्यूड कैसे पता चलता है? आप सोच रहे हो कि सर ने कहा मैग्नीट्यूड बताओ। मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? मैग्नीट्यूड पता चलता है लेंथ से।
यहां पर देखो ये जो लेंथ है ए की और ये जो लेंथ है बी की, दोनों की सेम है क्या अलग अलग है? तो आप देखोगे दोनों की लेंथ सेम है। अब मुझे बताओ दोनों की डायरेक्शन सेम है क्या अलग अलग है? डायरेक्शन एरो से पता चलती है, इसका एरो इधर, इसका एरो इधर, इसका एरो इधर है, इसका एरो इधर है, तो डायरेक्शन किससे पता चलती है? एरो से पता चलती है। डायरेक्शन जब एरो से पता चलती है, डायरेक्शन जब एरो से पता चलती है तो यहां पर दोनों का डायरेक्शन सेम है। यानी ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन भी बराबर है, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी बराबर है और डायरेक्शन सेम है, ऐसे वेक्टर्स को कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। बात समझ में आ रहा है? और उसको लिखते ऐसे हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये लिखा है ना ए वेक्टर, इसके ऊपर एरो लगाते हैं वेक्टर के ऊपर, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। जैसे मान लो मैं कहूं कि ए वेक्टर जो है 5 है, नॉर्थ डायरेक्शन में है और वो बी के बराबर है, इसका मतलब बी वेक्टर भी 5 होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा? नॉर्थ ही डायरेक्शन में होगा। तो जिस डायरेक्शन में ए वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में बी वेक्टर होगा, इसको हम लोग कहेंगे इक्वल। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए मैं एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं, दूसरा एग्जांपल समझा रहा हूं, यहां देखना, एक वेक्टर ये P है और दूसरा वेक्टर Q है। मुझे बताओ ये दोनों इक्वल हैं क्या? देख के, एक वेक्टर P है, दूसरा वेक्टर Q है, मुझे बताओ ये दोनों इक्वल हैं क्या? जल्दी से। और इसी तरह से एक मैं नीचे बना रहा हूं, नीचे वाला देखना, नीचे वाला देखना, नीचे वाला देखना, नीचे वाला देखना, एक वेक्टर C है, नीचे वाला देखना C है, दूसरा वेक्टर D है। अब मुझे बताओ C और D बराबर है क्या? चेक करो, C और D बराबर है क्या? जल्दी चेक करो, फटाफट बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाओ, आंसर दो। P और Q बराबर है क्या? और C और D बराबर है क्या? जल्दी बताओ, P और Q में से कौन से बराबर है? सी और डी बराबर है? सी और डी बराबर है क्या? दोनों ही बराबर नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। क्या सी और डी बराबर है? सी और डी बराबर, मैंने पूछा आरू खंडेलवाल, आपको बस ये बताना है सी और डी बराबर है क्या, इतना नहीं बताना है डायरेक्शन डायरेक्शन। आप तो बताओ सी और डी बराबर है क्या? पी और क्यू इक्वल नहीं है, सी और डी बराबर है क्या? नहीं है, सी और डी भी बराबर नहीं है। तो हमें सी और डी बराबर दिख रहे थे लेकिन उसका मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन बराबर नहीं है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि सी और डी बराबर है। तो इक्वल वेक्टर्स की कहानी समझ गए। इक्वल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, चारू शर्मा ने जवाब दिया बहुत देर बाद, चारू शर्मा नॉट इक्वल। ओके बेटा चारू। शिखर तिवारी कह रहा नॉट इक्वल, ओके बेटा समझ में आ रहा। प्रियंका लोहा कह रही नॉट इक्वल, ओके बेटा। संजना राजू कह रही ओके बेटा, समझ गए समझ गए। कुबेर कह रहा है पी और क्यू आर इक्वल, सी एंड डी आर नॉट इक्वल। अबे कुबेर क्या हो गया बेटा तेरे को? पी और क्यू बराबर कहाँ है? इसका मैग्नीट्यूड इतना है, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो पी और क्यू की डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर थोड़ी ना है बेटा। क्या हो गया तेरे को कुबेर? बात समझ में आ गया? तो ना पी और क्यू बराबर है ना सी और डी बराबर है, यानी इक्वल वेक्टर नहीं है। यानी आप ये समझ गए कि इक्वल वेक्टर बच्चों क्या होते हैं। तो लिखो इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन फटाफट। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, two vectors are said to be equal two vectors are said to be equal if they have same magnitude and same direction. If they have same magnitude and same direction. तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। बात समझ गए? तो दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। फिगर बना देना, ए और बी को बराबर दिखा देना और फिर लिख देना ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। फटाफट, जस्ट शो द डायरेक्शन। First,
चलो अब लिखो दूसरा नेगेटिव वेक्टर्स। दूसरा लिखो नेगेटिव वेक्टर्स, जल्दी से नेगेटिव वेक्टर्स लिखो जल्दी से फटाफट। अब लिखो नेगेटिव वेक्टर्स। अब देखो जरा जल्दी से बोर्ड पर देखो नेगेटिव वेक्टर्स क्या होते हैं। बोर्ड पर देखो जल्दी से, दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जल्दी से देखो बोर्ड पर दो वेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, जल्दी से देखो। ये दिख गए दो वेक्टर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ। ब्लू और ब्लैक, एक ब्लू दिख रहा है एक ब्लैक दिख रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ। सेम है क्या अलग अलग है? तो मैग्नीट्यूड देखो, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों के और ये ऐसा, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अगर आप देख रहे हो तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट, एक उधर है एक इधर है, तो डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। यानी नेगेटिव वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होती है, डायरेक्शन सेम होती है, मैग्नीट्यूड अपोजिट होता है, तो ऐसे वेक्टर्स को कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। वैसे वेक्टर्स को कहते हैं कौन सा वेक्टर्स? नेगेटिव वेक्टर्स। तो इस तरह की बातें समझ में आ रही होंगी, ये सब बातें आपके दिमाग में घुस गई होंगी। तो ऐसा लिखो फटाफट, नेगेटिव वेक्टर्स में लिखो जल्दी से, नेगेटिव वेक्टर्स में लिखो जल्दी से, ऐसा लिखो, एक लाइन लिखो नेगेटिव वेक्टर्स में फटाफट, फास्ट लिखो नेगेटिव वेक्टर्स में। दोज वेक्टर्स लिखो, लिखो दोज वेक्टर्स whose are having same magnitude, those vectors which are having same magnitude but opposite direction, those vectors which are having same magnitude but opposite direction, तो ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स, आर नोन एज नेगेटिव वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है और डायरेक्शन अपोजिट होती है, उनको कहते हैं, कौन से वेक्टर्स कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स कहते हैं। समझ लो जल्दी से, नेगेटिव वेक्टर्स। चलिए अब मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब देना। ये P है और ये Q है, एक P और Q। देखना, ये C है और ये D है, C और D। ठीक है, ध्यान से देखना, ये E वेक्टर है, E वेक्टर, और ये F वेक्टर है, F। अब मुझे बताओ इनमें नेगेटिव वेक्टर्स कौन है? P Q C D E F। और एक और दे रहा हूं, ये V वेक्टर है और ये नहीं, ये ऐसा है, ये V वेक्टर है, V, ये V वेक्टर है और ये U वेक्टर है। तो आपके पास चार पेयर हो गए। पहला पेयर हो गया PQ, दूसरा पेयर हो गया CD, तीसरा हो गया FE
और चौथा हो गया वी यू, वी यू। तो आपको ये बताना है इसमें नेगेटिव वेक्टर का पेयर कौन सा है, कौन से वेक्टर नेगेटिव हैं, बताओ जल्दी से। पलक जैन कह रही है कि वी यू, नहीं स्नेहा शर्मा कह रही है वी यू नेगेटिव है, ओके। संजना राजपूत कह रही है पी क्यू नेगेटिव है, ओके। प्रियंका अलवा कह रही है एफ यू, एफ ई और वी यू, एफ ई और वी यू नेगेटिव है, ओके। अभय कह रहा है कोई भी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। आकांक्षा तोमर कह रही है वी यू नेगेटिव है, ओके। प्रांजलि कह रही है वी यू नेगेटिव है, ओके। मुस्कान, मुस्कान कह रही है, मुस्कान कह रही है, मुस्कान कह रही है वी यू नेगेटिव है, ओके। चारू कह रही है वी यू नेगेटिव है, ओके। बाकी बच्चे कहाँ हैं? सार्थक कह रहा है क्यू एंड यू नेगेटिव है, क्यू एंड यू, क्यू एंड यू नहीं बेटा, पेयर बोलना है। क्या बोल रहा है तू? तो जनरली बच्चे वी और यू को नेगेटिव कह रहे हैं। सलोनी भदौरिया कह रही है ऑल फोर आर नेगेटिव वेक्टर। वाह सलोनी, तुम्हारा काम सही है। तुमने कहा एक एक मेहनत कौन करे, पी क्यू क्यू आर, एक बार में बोल दो ऑल आर नेगेटिव वेक्टर। बहुत बढ़िया, और लगाओ दिमाग, और देखो 1 मिनट जल्दी जल्दी। आप उनको लिख लो ना, मंडे से शुरू होगा, आपने बता दो टाइमिंग आपको पहुंच जाएगा व्हाट्सएप पर। हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ जल्दी बोलिए सर। कौन से क्लास में है? अच्छा, मैं आपको ना कॉल बैक करूँगा अभी पास, अभी कम से कम 10 मिनट में क्लास में हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो सभी लोग यार, कोई भी नेगेटिव वेक्टर नहीं है। आपको नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन समझाई लेकिन आप समझे नहीं। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अलग अलग नहीं, अपोजिट होना चाहिए। मैंने कहा था मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। P और Q इसलिए नहीं है, डायरेक्शन तो अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। तो जो बच्चे बोल रहे थे कि P और Q जो है वो नेगेटिव है, तो नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। C और D इसलिए नहीं है, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। E और F देखो, E और F में मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। ध्यान से देखो, ई इधर जा रहा है, अपोजिट का मतलब जानते हो? अपोजिट का मतलब हो रहा है एक ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे। अपोजिट का मतलब तो जानते हो? अपोजिट का मतलब एक नॉर्थ तो दूसरा साउथ। अपोजिट का मतलब ये नहीं है कि एक नॉर्थ तो दूसरा ईस्ट। नॉर्थ और ईस्ट अपोजिट नहीं होते, नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है। नॉर्थ और ईस्ट अलग अलग डायरेक्शन तो हो सकते हैं लेकिन अपोजिट नहीं हो सकते। अब ई और एफ देखो, एफ इधर जा रहा है, एफ, और ई इधर जा रहा है, तो अपोजिट है क्या? नहीं है। अब आप जरा V और U को देखो, जो बच्चे बोल रहे थे V और U भी अपोजिट नहीं है। देखो V ऐसे जा रहा है, ध्यान से देखो, V ऐसे जा रहा है, U ऐसे जा रहा है वर्टिकली नीचे। अब V का अगर आपको अपोजिट चाहिए होगा तो V का अपोजिट काला वाला होगा, ऐसे ऐसे होगा V का अपोजिट, ऐसा। ये नहीं था, ध्यान से देखो, अगर V का अपोजिट चाहिए तो ऐसा होगा। तो V और U भी नेगेटिव वेक्टर नहीं है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है लेकिन अपोजिट थोड़ी ना है।
मैंने कहा था डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए, अपोजिट चाहिए। तो क्या वी और यू अपोजिट है? आंसर है वी और यू अपोजिट नहीं है। तो क्या ये नेगेटिव वेक्टर है? आंसर है नहीं है। तो वी और यू नेगेटिव वेक्टर नहीं है क्योंकि उनकी डायरेक्शन अपोजिट नहीं है। अब बताओ समझ गए क्या? कर लोगे क्या? दिमाग में घुस गया क्या? अब आ गया क्या? तो लिख लो, नथिंग इज, नो वन इज नेगेटिव वेक्टर। अब समझ में आ गया सभी लोगों को? अगर आ गया तो फटाफट जाके व्हाट्सएप ग्रुप में लिखो यस। तुम लोग गड़बड़ कर रहे थे, कोई नेगेटिव नहीं है। संजना राजपूत बेटा, तू पहले ये तो समझ कि अपोजिट का मतलब क्या होता है। अपोजिट का मतलब होता है एग्जैक्टली अपोजिट, डायरेक्शन डिफरेंट नहीं बोला मैंने, अपोजिट बोला। सलोनी भदौरी, आप समझ गई आप? तो वेक्टर क्यों टफ होता है? क्योंकि बच्चों को शुरू से समझाया नहीं जाता, उनको फिगर नहीं बताए जाते, इसीलिए वेक्टर बच्चों को टफ लगता है। और जिसको वेक्टर टफ लगेगा वो बर्बाद हो जाएगा। पी और क्यू का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे आ जाओ। तीसरा, तीसरा था मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। तीसरा टॉपिक था हमारा मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। लिखो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मींस, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मींस magnitude of the vector. Modulus of the vector means magnitude of the vector. Modulus of the vector means magnitude of the vector. Modulus of vector का मतलब होता है magnitude. It is denoted by, ऐसे डंडे लगा देते हैं दो, और मान लो p वेक्टर है तो p लिख देंगे, भैया मॉडुलस ऑफ p हो जाएगा। ये मॉडुलस ऑफ p हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ p हो जाएगा। ऐसा डंडा लगते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा p वेक्टर जो है वो 3 है टुवर्ड्स साउथ। मेरी बात सुनो, तो अब मुझे बताओ कि p वेक्टर 3 है टुवर्ड्स साउथ, तो मनी मन जब मैं पूछूंगा आपसे कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो 3 है, 3, और डायरेक्शन क्या है? साउथ। वही वेक्टर में दो ही चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस ऑफ p जो हो जाएगा ये 3 हो जाएगा यार। मॉडुलस ऑफ p कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो मॉडुलस को ऐसा लिखते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर है a, ये 10 है टुवर्ड्स ईस्ट, 10 है टुवर्ड्स ईस्ट। अब मैं आपसे कहूं कि इसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। मैं आपसे कहूं इसका मैग्नीट्यूड क्या है? 10। तो मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा? मॉडुलस ऑफ ए ऐसा लिखते हैं, ये 10 होगा। मॉडुलस ऑफ ए क्या होगा? 10 होगा। तो आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी, आपके दिमाग में ये बातें घुस पा रही होंगी। तो लिखो, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर मींस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। Modulus of a vector means the magnitude of the vector. Magnitude. मॉडुलस का मतलब होता है वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। समझ गए? मॉडुलस मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय, ऐसा सिंबल बना दो, एक एग्जांपल लिख दो दोनों जल्दी से, फटाफट एग्जाम्पल लिख दो, सिंबल बना दो, जल्दी कर लो, कर लो जल्दी। अब दूसरी बात पर आते हैं, दूसरी बात समझते हैं, दूसरी बात को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। जरा ये फिगर देखो और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में जाके बताओ इस फिगर की क्या खास बात है। इस फिगर को देखो, व्हाट्सएप ग्रुप में बताओ कि इसकी क्या खास बात है, जल्दी से बताओ।
जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप में जाओ और मुझे बताओ इन ABCD 4 वेक्टर्स हैं, इन चारों वेक्टर्स की क्या खास बात है। जल्दी से जाओ, जल्दी से बताओ व्हाट्सएप ग्रुप में जाके इनकी चारों की क्या खास बात है। जल्दी देखो और मुझे जवाब दो, इन चारों में क्या खास बात है। प्रियंका अलवा कह रही है डायरेक्शन सेम है। प्रियंका बेटा तेरे को डायरेक्शन देखनी आती है क्या? संजना राजपूत कह रही है इनकी डायरेक्शन सेम है। तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। डायरेक्शन सेम होते तो एक ही लाइन में नहीं होते सर। नहीं, किसी का भी आंसर सही नहीं है। मैंने पूछा इनकी क्या खास बात है। मेरी बात सुनो, दोबारा क्वेश्चन सुनो बेटा, करने से पहले क्वेश्चन सुनो। ए वेक्टर दिख रहा है, बी वेक्टर दिख रहा है, सी वेक्टर दिख रहा है, डी वेक्टर दिख रहा है। इन चारों की खास बात क्या है ये बताना है। मैग्नीट्यूड सेम है? नहीं, जरूरी नहीं है। देखो सी छोटा लग रहा है मुझे, डी छोटा लग रहा है, मैग्नीट्यूड नहीं बता सकते, मॉडुलस नहीं बता सकते। और कुछ खास बात ढूंढो। डायरेक्शन तो अलग अलग है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं डायरेक्शन सेम है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं कि डायरेक्शन सेम कैसे हो जाएगी। तुम्हें सेम डायरेक्शन का मतलब आता है बेटा? सबकी डायरेक्शन अलग है। नहीं, मैंने कहा इसमें ढूंढो क्या खास बात है, नहीं ढूंढ पाए। अरे यार कितना समझाया मैंने, ढूंढो क्या खास बात है। अच्छा अच्छा, एक काम करते हैं, मैं हिंट देता हूं, अभी तुम लोग पहुंचे नहीं हो। मुझे बताओ अगर ये पॉइंट ओ है, अगर ये पॉइंट ओ है तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? अब तुम समझोगे सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जल्दी देखो, सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ढूंढो जल्दी, सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओ देखो, ओ सब कहां से शुरू हो रहे हैं? ओ से शुरू हो रहे हैं। एक इधर जा रहा है ओ से, एक ऐसे जा रहा है ओ से, देखो ऐसे जा रहा है, तीसरा ओ से ऐसे निकल रहा है, चौथा ओ से ऐसे निकल रहा है। तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। जैसे एक घर में मान लो 4 भाई बहन रहते हैं। एक घर में 4 भाई बहन रहते हैं। राम है, रामू है, सीमा है, गुल्ली है, कोई 4 है। अब सुबह वो चारों जॉब पर निकले, अलग अलग उनका ऑफिस है। तो मुझे बताओ जब वो सुबह चारों ऑफिस निकले, एक का ऑफिस बाड़े पर है, दूसरा के ऑफिस मुरार में है, तीसरे का ऑफिस फूलबाग पर है, चौथे का ऑफिस कटरा ताल पे है, तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे क्या? सेम डायरेक्शन में? सब अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे। लेकिन सब चलेंगे कहां से? घर से। सब निकलेंगे कहां से? घर से। तो सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? सबका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हुआ? सेम हुआ। तो इसमें कॉमन क्या हुआ? इसमें कॉमन क्या हुआ? स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हुआ। और मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता, कटरा ताल का डिस्टेंस अलग हो सकता है, मुरार का डिस्टेंस अलग हो सकता है, हमें नहीं दिख रहा। तो सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो कह रहे थे कि सर सेम डायरेक्शन, देखो बेटा एक ही डायरेक्शन, एरो देख इधर है, बी की डायरेक्शन देख एरो इधर है, सी की डायरेक्शन देख एरो इधर है, डी की डायरेक्शन देख, तो सबकी डायरेक्शन तो अलग है लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। अब जरा इस वेक्टर को देखना, इस वेक्टर को बताना जल्दी से क्या है। 3 वेक्टर दिख रहे हैं, ए बी सी, लगाओ दिमाग। इन 3 में आपको क्या दिख रहा है? ढूंढो। इन 3 में क्या दिख रहा है? ढूंढो। इन 3 में क्या दिख रहा है? आंसर भेजो, व्हाट्सएप ग्रुप पे जाके आंसर भेजो। इन 3 में क्या दिख रहा है? इन 3 की क्या खास बात है? जल्दी बोलो, इन 3 की क्या खास बात है? अब ढूंढो, अब ढूंढो क्या खास बात है? क्या खास बात है? इन 3 में क्या खास बात है? वेरी गुड, अब पहुंच रहे हो। आकांक्षा तोमर पहुंच गई, प्रांजलि पहुंच गई, वेरी गुड। प्रांजलि समझ में आ रहा, प्रांजलि को। ध्रुव कुछ लिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये उल्टा है। जब शाम को चारों भाई बहन, एक मुरार पहुंच गया था, एक फूलबाग पहुंच गया था, एक कटरा ताल पहुंच गया था, बाड़े पहुंच गया था, तो जब वो लौटेंगे तो सब अपने अपने घर में ही जाएंगे। सबका घर एक है, अलग अलग घर में नहीं है। इनके एंडिंग पॉइंट सेम है। देखो ये एरो बता रहा है, इनका एंडिंग पॉइंट सेम है, इनका एंडिंग पॉइंट सेम है। तो ये जिनका एंडिंग पॉइंट सेम है ये कहलाते हैं को टर्मिनल। को टर्मिनल। तो ये कौन से वेक्टर्स हैं? को टर्मिनल वेक्टर्स हैं। ये जो हमने देखे थे, ये जो वेक्टर्स अभी हमने इससे पहले देखे थे, ये वाले जो वेक्टर्स हमने देखे थे, ध्यान से देखो कौन से वाले वेक्टर्स देखे थे अभी हमने इससे पहले। ये वाला जो वेक्टर था, ये वाला जो वेक्टर था, ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं, ये वेक्टर्स थे। इनका
स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, ये कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर्स। कौन से वेक्टर्स? को इनिशियल, को इनिशियल, को इनिशियल, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? सेम है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो, इनका एंडिंग पॉइंट सेम है, इनका एंडिंग पॉइंट सेम है, तो ये कहलाएंगे को टर्मिनल वेक्टर्स। अब समझ में आ गए दो शब्द? को इनिशियल मतलब इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, को टर्मिनल मतलब जिनका एंडिंग पॉइंट सेम है, तो लिखो को इनिशियल वेक्टर बराबर, लिखिए को इनिशियल वेक्टर, दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, those vectors which are having same initial point are known as co-initial vectors. So those vectors which are having same initial point are known as co-initial vectors. बना दो को इनिशियल, कर लो को इनिशियल, फिगर बना दो। समझो। लिखो को टर्मिनल वेक्टर्स, को इनिशियल क्या? लिखो को टर्मिनल, दिखाओ को टर्मिनल जल्दी से लिखो, को टर्मिनल वेक्टर्स, those vectors which have the common terminal point, those vectors which are having the common terminal point, those vectors which are having the common terminal point, ब्रैकेट में लिख देना एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट मतलब एंडिंग पॉइंट, those vectors which are having common terminal point, ब्रैकेट में लिखोगे एंडिंग पॉइंट are known as co-terminal vectors, are known as co-terminal vectors. ठीक है, तो दोज वेक्टर्स विच आर हैविंग कॉमन टर्मिनल पॉइंट यानी एंडिंग पॉइंट आर नोन एज को टर्मिनल वेक्टर्स। ये सब कर लें। अब जल्दी से पहले इतना लिख लो, फिगर बना लो, फिर कुछ बातचीत करनी है, कुछ चीजें समझनी है। चलिए, तो मुझे